अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए लाइव के लिए स्टूडियो में बैठे हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ठिकाना निगाह डालते हैं तो यकीनी तौर पर हमें खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस की जंग हुई और उसका सीज़ फायर हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान के सितारे उरूज पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सियासी सतह पर भी है, माशी सतह पर भी पाकिस्तान की जो अपनी मुश्किलात हैं वो काफ़ी से हमें कम होती नज़र आ रही हैं। ईद उल अज़हा का मौका है और ईद उल अज़हा की तैयारी की वजह से जो है आवाम उसमें मसरूफ़ है, लेकिन ईद उल अज़हा के फौरी के बाद जो एक हम इसे ये समझ लें कि एक बम गिरने वाला है, वो है वफाकी बजट 2025 और 2026 के लिए। वो भी एक बजट आने वाला है। उस बजट के हवाले से इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे ताजिर और सनतकार एक्टिव हैं और वो अपने जो भी तजावीज़ है, जो भी उनके नुकात हैं, वो मुतालबात हैं, वो वफ़ाक़ हुकूमत को अरसाल भी कर रहे हैं। अब ये तजावीज़, ये तमाम जो नुकात होते हैं, ये हर साल वफाकी हुकूमत को अरसाल किए जाते हैं, लेकिन हमने हमेशा यही देखा, मुशाहिदा किया, जब वफाकी बजट पेश होता है तो उस वक्त ताजिर और सनतकारों का यह कहना होता है कि उनकी बहुत सारी तजावीज़ जो उन्होंने वफाकी हुकूमत को अरसाल की थी वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब क्या वजूहत होती हैं, ये तो हर साल की बात होती है, लेकिन मौजूदा बरस हमने ये देखा कि कुछ हुकूमत जो है पाकिस्तान को उड़ान पाकिस्तान के हवाले से कुछ बुलंदियों पर ले जाना चाहती है। हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो मईशत दोस्त हमें नज़र आता है। इसमें कहाँ तक सदाकत है, इसमें कहाँ तक जो है सच्चाई है कि कैसे हुकूमत जो है वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को या ताजिरों को रिलीफ दे सकती है। अब ये रिलीफ देने की जो बात है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें ताजिर और सनतकारों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी रिलीफ देने की बात है, तरख्वार तबकों को भी रिलीफ देने की बात है, ज़रई और सनती शोबों को रिलीफ देने की बात है। किस तरह देंगे ये, और हमारे ताजिर और सनतकार इस वक्त किस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और उनके अपने मुतालबात क्या हैं और वो क्या चाहते हैं, तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। चूँकि ये मेरे प्रोग्राम दर हकीकत हम इस पर इकनॉमिक पर ज़्यादा तवज्जो रखते हैं। अब अगर मुँह का मज़ा तब्दील करने के लिए अगर सियासत की तरफ चले जाते हैं तो वो कुछ में मजाका नहीं होता, लेकिन हम टोटली तौर पर फोकस रखते हैं मईशत पे। तो आज जिन मेहमानों को मैंने मदऊ किया है इस स्टूडियो में, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब बाबर खान साहब। बाबर खान साहब जो हैं ये सनतकार भी हैं और सियासी शख्सियत भी हैं, ये दोनों शख्सियत हैं। सेंट्रल चेयरमैन है PHMA, पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। थैंक यू बाबर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है कि जनाब मोहम्मद जुनैदुर रहमान साहब। जुनैदुर रहमान साहब भी जो हैं वो काफ़ी एक्टिव आदमी हैं और इनसे काफ़ी तवील अरसे से हमने इनको कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स है तजारती और सनती, उस पर काफ़ी एक्टिव भी देखा है। ये है जनाब सीनियर वाइस चेयरमैन है टॉवल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। थैंक यू जुनैद भाई। और मेरे तीसरे मेहमान है सदाबहार शख्सियत। इन्हें मैं ताजिरों का इमाम कहता हूँ कि यानी कि ताजिरों में वो शख्स है जो कि शख्स जो है वो अपने वक्त जो ज़्यादातर जो है SMEs और पाकिस्तान की सतह पर जो भी मसाइल होते हैं उसके लिए वक्फ करता है, और ये शख्स जो है यकीनी तौर पर बहुत एक्टिव है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में भी और टिम्बर मर्चेंट के हवाले से भी। तो ये आज हमारे साथ जो बैठे हैं ये सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के ये रूह रवा भी है। थैंक यू शजील नमन साहब। आज तीनों हज़रात यहाँ मौजूद हैं और मैं सबसे पहले बाबर खान साहब की तरफ चलूँगा। बाबर भाई, कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने काफ़ी से ज़्यादा बातें की और EFS के हवाले से बातें की, फिर आपने सेल्स टैक्स के हवाले से बातें की, बिजली के हवाले से बातें की। तो मसला क्या है, अब आपके क्या प्रॉब्लम है? देखिए, असल में प्रॉब्लम तो ज़ाहिर है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मसाइल जो है यहाँ हर किस्म के होते हैं, मगर जो इकोनॉमिक से रिलेटेड मसाइल है, जो कहते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और जो कहते हैं हमारी पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो जितनी भी वैल्यू टेक्सटाइल की ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट से जो बात करती हैं, देखिए हमको रिलीफ नहीं मांगते। पहली बात ये, हम ये कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करें अपने मुल्क के अंदर, ताकि आप जो आपके कंपिटेटिव कंट्रीज़ हैं जो रीजन में, उनसे आप compete कर सकें। अगर आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, मिसाल के तौर पे आपकी बिजली की कॉस्ट जो है महंगी है। अब बिजली की कॉस्ट महंगी क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी कहानी IPPs की कहानी चलती है। तो ये गलत फैसलों की वजह से आवाम पर इसका लोड पड़ रहा है और इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इसको कम किया जाए। अब तो उनके माहदे हो गए हैं, बिजली की कॉस्ट को नॉर्मल किया जाए और इंटरनेशनल सतह पर जो हुकूमत कर तो रही है, कोशिश तो कर रही है हुकूमत जी, मगर अभी तक तो नहीं हुई है ना, उस लेवल पे नहीं आई है। देखिए 7 सेंट बिजली है बांग्लादेश में, ठीक है। अब हम मिसाल ये देते हैं कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $60 बिलियन के करीब पहुंच गई है और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $20 बिलियन के करीब है पाकिस्तान, जबकि उनके कॉटन यार्ड नहीं होता। तो आप ये देखें कि फिर वो कैसे पहुंच गई है, वो कैसे पहुंच गई है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी
जिसकी वजह से वो कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है और हम जो है हर वक्त जो है शिकायतें करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो उन पॉलिसीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, उससे लर्न करना चाहिए। आप देखिए हमारे बाद वियतनाम ने बिज़नेस शुरू किया, वियतनाम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में आया और वियतनाम की एक्सपोर्ट $124 बिलियन से ऊपर बढ़ गई है। तो आप और हम वहीं वो $20 बिलियन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, 16 बिलियन 20 बिलियन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं टेक्सटाइल की सनत। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारी पॉलिसीज़ कंडीसिव नहीं है। बायर, दुनिया भर के जो बायर हैं, अब उनके पास तो 1 मिनट में पूरी दुनिया से प्राइसेस आ जाती हैं। ईमेल पे सबसे प्राइस आती है, वो एक्सेल चार्ट बनाते हैं, देखते हैं किसकी प्राइस कम है, उसको ऑर्डर दे देते हैं। तो सारा गेम है प्राइसेस का। तो अब प्राइसेस क्यों ज़्यादा है? हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसके रीज़न है, उसके रीज़न एक सबसे बड़ी चीज़ है बिजली, सबसे बड़ी बिजली और गैस, पानी, तीनों चीज़ें। पाकिस्तान में पानी भी महंगा है। आप देखें कराची में पानी अवेलेबल नहीं है। लेकिन कराची के हवाले से जो सनतें हैं उसकी शिकायत है, लेकिन पंजाब में जो सनतें हैं वहाँ पानी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर बिजली और गैस तो महंगी है वहाँ भी। मसाइल तो सेम है। फिर ये कि अभी जैसे जो हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका पर्पस ये था कि गवर्नमेंट एक बहुत डिलीजेंटली, बहुत डेलिब्रेशन के बाद एक EFS स्कीम लेकर आई थी, जिसमें हम जो है अपना रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर सकते थे ड्यूटी फ्री और सेल्स टैक्स फ्री। ठीक है। और उसको हम री एक्सपोर्ट कर सकते थे। बेसिकली हमारा पर्पस री एक्सपोर्ट है। ये तो अभी जारी है ना? ये जारी है, मगर एक पूरी माफिया है जो चाहती है कि वो खत्म हो जाए, इसलिए कि वो कम्पीट नहीं कर पा रही, तो वो चाहती है खत्म हो जाए। इससे मुल्क को नुकसान होगा। स्पिनिंग की माफिया है कि वो कम्पीट नहीं कर पा रहे, वो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी कॉस्ट सही नहीं है। तो क्या हुआ कि जब बाहर से इंपोर्ट होना शुरू हुआ पिछले चंद सालों में, तो लोगों को पता चला कि बाहर से यान की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, सस्ता भी आ रहा है, और फिर EFS में भी है, तो आपको सेल्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता। तो आपकी क्या हुआ कि एक तो प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो गई, आपके बायर आपसे जो मुतमईन होना शुरू हो गए, आपका फैब्रिक क्वालिटी अच्छी हुई, तो ऑर्डर्स बढ़ना शुरू हो गए। अभी देखिए इस साल 11.64% हमारी ग्रोथ है अब तक। हालांकि पिछले 2 महीनों में, एक तो जंग की वजह से और ये शिपिंग की वजह से, क्योंकि जब जंग के साए मुंडला रहे थे तो फिर शिपिंग जो स्लो हो गई, तो हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी रुकी है, कम हुई है। मगर ये कि वैसे हमारी टोटल पिछले साल के मुकाबले में कोई 11% करीब 11.5% एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है मुस्तकिल। ये इसमें एक बड़ा हाथ जो EFS का है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि अभी जैसे 25-26 का आ रहा वाला है, आपके माली साल का बजट आने वाला है, इस माली बजट में आपके अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए? हमारी EFS का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। EFS तो जारी रहना चाहिए, और हम कहते हैं लोकल मटेरियल को भी EFS में लाना चाहिए। उसमें सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। जीरो ट्रेड जो लोकल माल है ना, उसमें सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। जीरो ट्रेड। अच्छा, मजे की बात है कि इंपोर्टेड पे सेल्स टैक्स नहीं है जी, और लोकल पे ये गलत है। दोनों पे नहीं होना चाहिए। दोनों पे नहीं होना चाहिए। उनको भी स्पिनिंग यानी स्पिनर्स को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, हम इसके हक में है। दूसरा ये है कि देखिए एक सबसे बड़ा मसला हुआ कि पहले जो है ये टैक्स हम देते थे 1% ऑफ द टर्नओवर देते थे, यानी कि ये भी हमारा 25% बनता था, 25% टैक्स बनता था। अब इन्होंने इसको एक तो डबल कर दिया 50%, ठीक है, ये 2% कर दिया, और इसको FTR से निकाल कर फिर ये NTR में ले आए। यानी पहले ये फाइनल फिक्स टैक्स रिजीम में था, अब ये जो कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अथॉरिटी दे दी है FBR के लोगों को कि वो एक्सपोर्टर को तंग करें, आप पहले टैक्स डबल टैक्स करें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिटरली 50% के करीब आप टैक्स दे रहे हैं अपने प्रॉफिट का, जो आप अर्न करते हैं उसका 50% टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि 3 से 4% जो है ना हमारा प्रॉफिट होता है टर्नओवर के ऊपर। ये सब ये भी भाई बैठे हुए ये बताएंगे, 3 से 4% मैक्सिमम प्रॉफिट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। उसका नेट या ग्रॉस, ये जो नेट 4%, हाँ नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस पे आप जो कहते हैं नहीं ग्रॉस प्रॉफिट है, इस पे आप जो है टैक्स दे देते हैं। आप तो ग्रॉस टैक्स दे रहे होते हैं, तो आप 50% के करीब तो टैक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये समझ नहीं रही है इतना हाई टैक्स पे। अब जब ये टैक्स आप डालेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप फिर कंपीट नहीं कर सकेंगे बांग्लादेश से। तो हम कहते हैं इसको खत्म करें और एनर्जी कॉस्ट को कम करें। एनर्जी कॉस्ट को लेवल पर लेके आए। जब आपने IPO से माहदे कर लिए हैं, अभी आपका पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसका एडवांटेज बिजली की शक्ल में दें, गैस की शक्ल में दें। ₹1 तो बढ़ा दिया उन्होंने। इंटरनेशनल तो सस्ता हुआ है ना, इंटरनेशनल सस्ता हुआ, लेकिन वो आपको तो पास ऑन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को तो मिल गया ना, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो रेवेन्यू वो इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में हाईवे बनाने के लिए। देखें जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो आपको थोड़ी पास ऑन करेंगे। मगर जो भी है, हम उनको चाहिए कि एनर्जी कॉस्ट को नॉर्मल लेकर आए। इसमें जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो डाले हुए हैं उसको कम करें, ताकि अवाम भी को भी रिलीफ मिले। लेकिन डॉलर के रेट जो है वो मुस्तहकम है अभी।
या डॉलर 50 के पैसे 1 रुपया आगे पीछे हो रहा है। डॉलर के रेट काफी अरसे से मुस्तहकम है। ये एक 282 अच्छी ये एक अच्छी चीज है, और उड़ान पाकिस्तान भी उससे चलेगा ना जब पॉलिसी सपोर्ट करेंगी। जी जुनेद साहब, टॉवल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, आपका आप दोनों का चारा चूली दामन के साथ है, थोड़ा बहुत का फर्क है मेरा ख्याल है, तो इनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है स्पिनिंग पे तो अब आपके भी वही हैं, तमाम के तमाम मुतालबात के एक्सपोर्ट के जो कमी हो रही है उसकी वजूहत क्या है? रहीम जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी इंडस्ट्री दोनों वैल्यूएड इंडस्ट्रीज ये दोनों 19 और हमारा बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहता है इंडस्ट्रीज का इस हवाले से, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल भी कॉमन है। जी, जो हमारा रॉ मटेरियल कॉटन यान है, और वो जाहिर है दोनों की जरूरत है। देखें, एक्चुअली आपने चंद बातें भी जो डिस्कस की पिछले अभी आपके इसमें सेगमेंट में, उसमें मेन जो फोकस था वो है कि बजट के अंदर क्या हमारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, कि हम किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, हमारे क्या प्रपोजल। अभी बताएगा कमी क्यों हो रही है। देखें, जो करंट सिनेरियो है उसके मेरे ख्याल में टेक्सटाइल की 12 से 14 अरब डॉलर है। जी नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ। देखें, जो करंट सिनेरियो है उसके अंदर अभी हमारी 11 मंथ्स की जो 11 मंथ्स की हमारी जो भी क्लोजिंग आई है मई यानी इस साल की जो है, उसमें हमारी $29.45 बिलियन टोटल एक्सपोर्ट हुई है, ठीक है, एज अ कंट्री। ठीक है, और इसके अंदर आप कह लें कि मेजर पोर्शन टेक्सटाइल का है, 60% पोर्शन, 65% ऑलमोस्ट टेक्सटाइल का है। अच्छा, पिछले साल के मुकाबले में, पिछले साल अगर उसको कंपेयर करें हम, तो ये फिगर था $28.15 बिलियन। तो कदरे थोड़ी सी आप कह लें इम्प्रूवमेंट है पिछले साल के मामले में, 4.5% की प्लस है एक्सपोर्ट के अंदर। इशू ये है कि ये हमारी इकॉनमी के हवाले से, हमारी इकॉनमी का जो पोटेंशियल है, हमारा जो आप कह लें वो उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये जो कमी, ये जो इजाफा है, ये बहुत मामूली है उसके मुकाबले में। अच्छा, अब इसकी रीजंस क्या हैं? तीन, अगर आप देखें, हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दें, हम 3 चीज़ों पर फोकस करें जो मेन चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी डिस्कस हुई बात हुई एनर्जी कॉस्ट की डिस्कस हुई बात है। मैं थोड़ा सा इस पर आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। अगर हम थोड़ा सा रिसेंट पास में चले जाएं, तो एक पॉलिसी थी रीजनली कॉम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ, RCET के नाम से। वो पॉलिसी तकरीबन 3.5 साल पहले जो है वो पॉलिसी बिजनेस कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा आप कह लें इसरार के ऊपर वो लागू की गई। उसका मतलब ये था कि हमारी जो बिजली की और गैस की कॉस्ट होगी, वो हमारे जो रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, वियतनाम, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, चाइना हो गया, इनके करीब रखी जाएगी, इनके बराबर ये करीब रखी जाएगी। अच्छा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो 2-3 साल में एक्सपोर्ट ने काफ़ी ग्रो किया। यानी आप समझिए उसको एक जो एडवांटेज था, जो मिसिंग था, जो उसको वो मिल गया मार्केट में, और मार्केट कैप्चर करने का जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री ने की। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की $21 बिलियन तक पहुंच गई। बीच में जो है एक ऐसा टाइम आया जिसके अंदर एक चीज़ मैं माज़रत के साथ, ये क्या हमारे एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में सिर्फ टेक्सटाइल ही रह गई है? अच्छा, मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूं, इसके अलावा कोई चीज़ ही नहीं है। मैं थोड़ी सी बात पूरी कर लूँगा। हम टेक्सटाइल की बात करें तो उसी इशू पे बात करेंगे हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा फोकस इसके ऊपर है। देखिए, दूसरी बात ये कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है ना, हम उस पर फोकस करते हैं। अगर हमारी स्ट्रेंथ है टेक्सटाइल, जो 65% जो इकोनॉमी को जो ड्राइव कर रही है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रही है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, टैक्सेस जनरेट कर रही है, तो वी नीड टू सी के वहाँ पे हम क्या ग्राउंड मेक कर सकते हैं। दैट इज़ ईजी लो हैंगिंग फ्रूट। अच्छा, हुआ क्या कि उसके बाद जो है जब वो पॉलिसी वापस रिवर्स कर गई, रोल बैक कर ली गई, तो बिजली की कीमत ज़ाहिर बढ़ गई हमारी जो है। उसकी वजह से जो है जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में तब्दील हो गई। यानी हम बेसिकली उस तरह से मार्केट में नहीं सर्वाइव कर सके। 10 रुपए के करीब आपकी देखें, जब ये RCET का टैरिफ था तो 9 सेंट बिजली थी, 9 सेंट पर किलोवाट के हिसाब से, जो कि डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट होती थी। कुछ जो IPPs बंद हुई, तो IPPs के बंद होने की वजह से 27 रुपीज की कॉस्ट जो है वो चली गई बढ़ के ऑलमोस्ट 50 रुपीज पे सडनली। आप कह लें ओवरनाइट, और 2 साल सस्टेन हुई करके 55-50 रुपये में कॉस्ट चली गई। अच्छा, उसके बाद काफ़ी एक टफ टाइम रहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एक्सपोर्ट वापस $16 अरब पे आ गई, $17 पे आ गई। इससे ये पता लगा कि ये अहम चीज़ थी हमारे लिए, पॉलिसी कामयाब थी हमारे लिए। अच्छा, अब जब ये दोबारा PM साहब ने इसमें इंटरवीन किया और इस पर काम हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ है कि $7-8 यूनिट बिजली नीचे आई है। बिल्कुल। अब देखें, जैसे ये हुआ उसका असर आना शुरू हो गया थोड़ा अल्टीमेटली उसका जो है वो हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिल रहा है। मगर मैं फिर अर्ज करूंगा आपकी तवज्जुह से कि क्योंकि ये कामयाब पॉलिसी थी,
तो उसको जो है रिवाइव किया जाए। अभी मैं इसके बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो एनर्जी रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसमें एक बड़ी अहम बात है जो कि पीएम साहब तक पहुँचाई गई है। इसका ताल्लुक है एक्स्ट्रा जो हमारे पास बिजली है 7,000 किलोवाट हमारे सिस्टम में जो है उसको कन्वर्ट करने की बात हो रही है 7 सेंट के ऊपर इंडस्ट्री को देने के लिए। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल पीएम साहब इसकी अप्रूवल हम लोग लेने में कामयाब हो जाते हैं विद द सिस्टम एंड ऑफ कोर्स विद द डोनर्स, तो ये एक बड़ी अच्छी हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी जो कि अगर इंप्लीमेंट हो जाती है आने वाले बजट के अंदर इंशाल्लाह जो है। तो उम्मीद रखते हैं कि हो तो जाएगी। वी होप कि ये बड़ी सीरियस इस पे बात हुई। दूसरी बात है कि 9,000 मेगावाट तकरीबन आईपीपीज का जो है जो कि रिडंडेंट था, जो कि बिल्कुल हम आप कह लें कि एक वेस्ट हो रहा था, उसके पैसे दे रहे थे, वो अलहमदिल्ला खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी एक बात है। तो बेसिकली 2 ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं कि बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं जो कि आने वाले दिनों में हमारी इंडस्ट्री की मुश्किल आसान करेंगे। चले, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। जी शजीद साहब, क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोगों के भी तो बड़े मसले मसाइल हैं टिम्बर्स के हवाले से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट? हमारा एक्सपोर्ट तो इतना टिम्बर का नहीं है, इंपोर्ट तो ज़्यादा है आपका। इंपोर्ट है। और टिम्बर के लिए तो 12 दफ़ा हमने बात की है गवर्नमेंट से कि री एक्सपोर्ट की पॉलिसी आप बनाएं, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना पा रही गवर्नमेंट। इंडिया उस पर काम कर रहा है और आज 20 साल से कांडला पोर्ट री एक्सपोर्ट कर रहा है और 12 दफ़ा हमने अपनी पॉलिसीज़ दी हैं। अभी भी मेरी 2-3 दफ़ा जाम कमाल साहब से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई। कल भी मैं वहीं था। लेकिन जाम कमाल साहब के पास है पावर कि कुछ कर सकें? इसलिए कि मैं तो ख्याल है कि सारे तो औरंगजेब साहब के पास वफाकी वजीर खजाना। देखिए बात यह है, वो जो औरंगजेब साहब का तो माथा इतना सर ऊपर है कि उनसे तो बात करना भी मुश्किल है। उनके मेरे ख्याल पे उसके उस शख्स को तो देना, हर शख्स में करप्शन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उससे बात करेंगे ना यार वो रिश्वतें मत, वो भाई रिश्वत के बगैर इस मुल्क में काम कहाँ होता है? वो तो उस बंदे से बात करना ही बेकार है। एक बंदा ये है कि जाम कमाल थोड़ा सा नजर आता है कि वो पोलाइट बंदा है और थोड़ा सा हमारे यहाँ देख रहे मसाइल हल क्यों नहीं होते शजीद भाई? एक तो ये होते हैं कि राइट मैन राइट प्लेस में नहीं होते। ये मिनिस्टर जाम कमाल साहब हों या कोई भी हो, आई एम सॉरी टू से, इनसे पूछने की तिजारत का मतलब क्या होता है इनको नहीं पता होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको भी पता है, ये सबको फायदा पता क्या है लोगों से है, बात सबको पता है कि मेन जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेसी। जॉइंट सेक्रेटरी साहब को, जेएस साहब को एक चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो उड़ा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की इस मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है। आपके सामने हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आते हैं, वो सेक्रेटरी साहब उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू कोई भी नहीं है, ना कभी भी कोई चीज़ सही करने की कोशिश की जाती है। अभी जुनैद भाई बोल रहे हैं कि 7 सेंट में बिजली देने की बात हो रही है। कल मेरी डैनियल से मुलाकात हुई है, कमर्शियल काउंसलर कनाडा है। वो मुझे बता रहा है कि कैनेडियन कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 9 सेंट में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की ऑफर की हुई है, और क्लीन एनर्जी जिसमें विंड मिल और आपका सोलर। देखिए ना भाई, ये हमारे जो मुल्क में सफारतकार बैठे हैं वो गवर्नमेंट को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें हमारी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी कभी भी, हमने ये नहीं देखा कि कभी भी इस मुल्क या आवाम की भलाई के लिए कोई काम किया हो। $21 बिलियन की आपकी एक्सपोर्ट नीचे अगर 1 बिलियन भी आ जाए तो गवर्नमेंट को तो हिल जाना चाहिए था उसी वक्त। आज आप 21 बिलियन से वो चले, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि सिर्फ टेक्सटाइल को क्यों आप फोकस। टेक्सटाइल को जितनी मराहत दी गई हैं इतनी किसी सेक्टर को आज तक नहीं दी गई। चले आप उनको दें, लेकिन दूसरे सेक्टर्स को भी आप देखें ना। आपकी जहाँ से जो है फिशिंग और कार्गो शिप जो है यहाँ से बाकायदा एक्सपोर्ट होते थे, आज एक भी आपका शिप एक्सपोर्ट नहीं होता। $1.5 बिलियन आप वहाँ से जनरेट कर रहे थे। अभी जाके आयशा घोष पाशा की थोड़ी सी जो है इंटरेस्ट लेने की वजह से, और जो आपका ऑल पाकिस्तान फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की अपनी काविश की वजह से आप देखें फर्नीचर का एक्सपोर्ट 400% ऊपर गया, बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। और इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम हो सकता है, लेकिन करने आप दें ना। बहुत से सेक्टर बाकी हैं अभी। आप सिर्फ इंडिया का कांडला पोर्ट रोज का 15,000 टन जो है वो इनबाउंड और कम से कम 4,000 टन आउटबाउंड है उसका टिम्बर का, जो कि टिम्बर वो इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत से सेक्टर करना क्या है आपको, ये तो ट्रेड। अच्छा आईएमएफ की पॉलिसी क्या है? आज आप बात कर रहे हो बजट में आईएमएफ हमें प्रॉब्लम कर रही है। आज आईएमएफ ने आपको क्लियर कह दिया ना कि भाई हम ट्रेड के ऊपर जो है हम पाकिस्तान में उसको मजबूत करना चाहते हैं। आप जितनी भी इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 30%, मैक्सिमम 30% से ऊपर आप जो है ड्यूटी नहीं लगाएंगे। वो तो बात कर रहे हैं कि आपकी जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगले 5 साल में 0% रेटिंग पे लाने की बात हो रही है। कार इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो ईमानदारी की बात यह कि मगरिब जो है ना, मगरिब अपनी बादलस्ती कायम रखता है। आपने रिजर्वेशन का पे पाबंदी लगाई, उन्होंने कहा कि उनकी जो बाहर की जो सनतें हैं कार की वो ठप हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई 4 साल पुरानी गाड़ियों को आप इजाजत दे दें। 5 साल। तो मतलब ये कि देखें वो भी अपने मफाद के लिए आप प्रेशर डालती हैं कि आप वही प्रेशर बनाए जो उनके मफाद में हो। देखें प्रोटॉन जब मलेशिया में आई, प्रोटॉन बेसिकली मित्सुबिशी थी। मित्सुबिशी ने 2 साल अपना मॉडल वहाँ पे लॉन्च नहीं किया, उन्होंने प्रोटॉन अपने असेंबलिंग कर दी ना। तो यही असेंबलिंग पाकिस्तान सुजुकी की क्यों नहीं कर पाई आज तक, टोयोटा की क्यों नहीं कर पाई? आपके पास यहाँ लेड मॉडल क्यों आता है, यहाँ पे वो क्वालिटी क्यों नहीं मिलती? आपकी गाड़ी एक्सपोर्ट पे क्यों नहीं गई? आज आप असेंबलिंग में तो आप पिछले 40 साल से बैठे हैं।
सही ये कह रहे सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी की जो पॉलिसी है ना, वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब करती है। आज आप टेक्नोलॉजी में कहाँ से कहाँ हो सकते थे, लेकिन आज तक आपने लोगों को मौका ही नहीं दिया। नहीं, खैर टेक्नोलॉजी में हमने दिखा दिया। ये तो देखें, इंडिया को दिखा दिया हमने। यहाँ पे मैं बात करूंगा, जो बात टेक्नोलॉजी है में। मेरिट, अगर फौज में मेरिट है तो आपके पास रिजल्ट है। अगर यही आपकी माशी मामला में मेरिट होती तो आज आप कहाँ से कहाँ यकीन होते। करें कि इंडिया को आईटी का हब कहा जाता था ना, आईटी का, लेकिन आपने देखे कि आपके नौजवानों ने क्या हशर कर दिया इंडिया का। वो अंडर अम्ब्रेला ऑफ द आर्मी, आर्मी जो भी अंडर है। अम्ब्रेला ऑफ द, अगर यही इस- ब्यूरोक्रेसी, इसमें इनके आपकी कौम के अंदर टैलेंट है, बिल्कुल है, उनको सिर्फ मौका देने की जरूरत बिल्कुल है। ऐसे बिल्कुल है। लेकिन हमने आज एम्पावर, हमारी आर्मी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सर उठा के निकल सकते हैं ना। हाँ, मतलब वरना हमें तो दफन कर हम दिया था ये इन्होंने। कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी लेस कंट्री नहीं है, हम हमारे किसी- पास बहुत टेक्नोलॉजी है। हमारे पास हर चीज है। अगर आप बात ठीक है, करें तो स्मार्टनेस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर यहाँ बहुत पे है। एक छोटा सा ब्रेक चाहिए मुझे, फिर दोबारा हाजिर होंगे तो हम आपसे गुफ्तगू से जारी करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे छोटे से ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू से सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही वेलकम में दोबारा हम हाजिर हैं। वक्त जाने से कबल, वक्त में जाने से कबल जो है हमारी गुफ्तगू हुई थी और तीन मेहमानों की अपनी एक जो तहफ़्फ़ुज़ात थी, खाली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुल्क की तरक्की के लिए जो वो चाहते हैं, वो ये बातें जो कर रहे हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए कर रहे हैं, वो ये नहीं और अपने मफाद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ये है हमारे जो पॉलिसी साज़ हैं उनकी क्या अपनी विजन है, उसके मुताबिक हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन बात है ये बताइए कि क्या गुजरी पाकिस्तान गुजरी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें टावर मैन्युफैक्चरिंग है या आपके स्पिनिंग वाले हैं, वीविंग वाले हैं या जितने भी हैं, क्या आप लोग ये नहीं समझते कि पाकिस्तान में फ्रॉम द बिगिनिंग 1947 से लेकर जब आप अयूब खां का दौर देखें तो अयूब खां के दौर में आपके जो आपकी जो सनती तरक्की हुई, सनती तरक्की सबसे ज़्यादा थी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद फिर सिर्फ टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल, आप लोगों ने टेक्सटाइल की तरफ इधर उधर देखा ही नहीं। इसकी वजूहत क्या थी? असल में देखिए, आप भी ये देखें, जिस चीज़ में अपॉर्चुनिटी होती है लोग उसी में आते हैं। एक तो पहले हुआ ये है कि देखिए, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी अयूब खां के दौर में, माशाल्लाह अयूब खान के दौर में हुआ ये है कि ठीक ठाक आपकी थी। जी, अयूब खान के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, मगर उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई उसने उसको नेशनलाइज कर लिया। जब नेशनलाइज कर लिया तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एकदम नोज डाइव से नीचे चली गई। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर आप देखें कि 10-12 साल अगर आपकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाए इंडस्ट्रियल, बल्कि लोग अपना फाइनेंस लेके बाहर निकल जाएं, दूसरे मुल्कों में चले जाएं और इंडस्ट्री कोई ना लगाएं, तो फिर क्या होगा? ये इतना बड़ा गैप था। उसके बाद फिर एक मार्शल आ गया, उसमें पॉलिसी चेंज होते होते, डीनेशनलाइजेशन होते होते कोई 20 साल लग गए। अब ये 20-25 साल का जो गैप होता है आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में ना, ये बहुत ज़्यादा है। हम उसमें बहुत पीछे रह गए। तो उसमें जो चीज़ आपके पास रॉ मटेरियल अवेल था वो कॉटन थी। तो उस अवेलेबल अब रॉ मटेरियल में देखें कॉटन यान, जी आप कॉटन था जी। आप उसकी पैदावार में नंबर 1 थे, अब आप देखिए जी, नंबर बिल्कुल। 5 या नंबर 6 पे हैं। वो देखिए ना, कोई हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी कॉटन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। जब आपका कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर यही होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, एडहॉक बेस पे पॉलिसी बनाती है, तो दूसरी आती है उसको तब्दील कर देती है, फिर तीसरी आती है, फिर कोई नई पॉलिसी बनाती है, फिर तब्दील कर देती है। तो असल में ये जो ना, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी मतलब है। मीसाक जमहूरियत होना चाहिए, जो भी देखें, जो भी उसी था ना, तरह मीसाक मईशत। एक सिस्टम चलना चाहिए। चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं है, मगर एक सिस्टम कंटिन्यूस और कंसिस्टेंट सिस्टम है। चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसमें तो आप समझिए कि एक तरह से एक आमरीत है, जो भी है, मगर उनका एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। आमरीत तो है। आपके लाइक यहाँ आपका रशिया। अगर आपके यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक चेंज भी कंसिस्टेंट होना चाहिए और टाइम मिलना चाहिए लोगों को काम करने का। अब होता क्या है कि हम जो देख रहे हैं कि एक पॉलिसी हमने जो है 2014 में बनाई, टेक्सटाइल की कामयाब पॉलिसी थी। अभी हमने वो लॉन्च ही की थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई, नई गवर्नमेंट ने उसको शेल्फ कर दिया। तो अब क्या होता है कि वो पॉलिसी नहीं चली, उनको एक्सप्लेन करते करते समझते टाइम लगा, वो गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। तो जब ये सारे सूरत होती है ना, तो फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या, आप देखें सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की शिकायत तो आप नहीं कर सकते, इसमें उनका तालीमी इन्हतात कितना बड़ा है, ठीक है, हर किस्म का इन्हतात है। वजह यही है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा सही से। अभी गवर्नमेंट इस वक्त जो आपने एक सवाल किया था कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट क्यों करें, बाकी एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? वजह यह है कि आपके पास ना स्किल्ड लेबर है, ना आपके पास वो वर्सटाइल एजुकेशन सिस्टम है जो काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। आप देखें ना, अभी एक रिपोर्ट आई है कि ह्यूमन इंडेक्स जो है उसमें हम जो है 104 नंबर पर हैं। हम इतने पीछे हैं, यानी कि हम अपनी लोगों को, जो हमारे नौजवान जो तैयार हो रहे हैं, सबसे बड़ी तादाद इस पर नौजवानों की है, हम उनको क्या स्किल दे रहे हैं,
क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या एजुकेशन दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम है, उसका ट्रेनिंग सिस्टम, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है बहुत अच्छा। गवर्नमेंट ने अभी शहबाज, लेकिन हमारे ताजरों में एक चीज रही कि ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो रही। देखिए जो हालात Trading होंगे की ना, तरफ देखिए हालात जैसे होंगे ना, देखिए कारोबार आदमी को तो अपना घर चलाना है, अपना घर चलाना है, अपना रोजगार चलाना है, तो वो काम करेगा जो जिसमें फायदा होगा। मगर अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी ना तो हर आदमी इंडस्ट्री लगाता है। मैं एक ज़माने में, जिस ज़माने में मैंने नेट्स का काम शुरू किया था, तो उस वक्त गली गली नेट की फैक्ट्री लग जाती थी, घरों घरों में लग रही थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज होती थी, कॉटेज इंडस्ट्री होती थी। अच्छा, वो ग्रोथ करती हैं अगर आप उनको कंडीसिव माहौल देते, उनको बढ़ने का मौका देते। मगर क्या हुआ, टैक्सेस, बिजली का बहरान, अदर बहरान, शहर में लॉन्ड्री की सिचुएशन, वो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए। तो इस तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पूरे कंडीसिव इन्वायरमेंट चाहिए। जुनैद साहब, टॉवल मैन्युफैक्चरेशन कितना हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, साल ब साल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। अभी बजट के हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें मैंने आपको इसका जिक्र किया, एनर्जी कॉस्ट का जो है। अच्छा, रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि एक आपके रुकावट कह लीजिए हमारी ग्रोथ में, या वो इम्पेडिमेंट वो टैक्सेस का भी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले भाई जिक्र कर रहे थे कि पिछले साल तक जो है जो टैक्स रिजीम थी फॉर द एक्सपोर्टर्स, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कोई भी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात हो रही है, नॉट इवन टेक्सटाइल, वो एक फाइनल टैक्स रिजीम में जो है अपनी उनकी कंप्लाइंस होती थी एनुअल ऑडिट के, एनुअल रिटर्न्स के ऊपर। अच्छा, वो जो है पिछले बजट में चेंज कर दी गई और उसको उससे निकाल के नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके आ गए। उससे फ़र्क क्या हुआ, उससे नुकसान ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर पहले 1% टैक्स देता था अपनी सेल के ऊपर, जिसका मतलब कि वो अपनी सेल पे अगर 1% टैक्स दे रहा है, तो अपने प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, जैसे भाई ने बताया, तकरीबन वो 20% टैक्स दे रहा था एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस। अब वो जो 2% किया गया, 1% फिक्स कर दिया गया, 1% कर दिया गया एडजस्टेबल। एडजस्टेबल से मतलब ये हुआ कि जी वो 1% और देगा, यानी 2% देगा अपने हर शिपमेंट के ऊपर, और उसके बाद साल के आखिर में आके अपना ऑडिट कराएगा, और ऑडिट कराने के बाद उस पर जो इम्प्लीकेशन है वो इट कैन गो एज हाई एज 50% ऑफ टैक्स। अब मुझे ये बताइए बात कि अगर एक एसएमई है या स्मॉल इंडस्ट्री है, वो क्या इस बात के मुतम्मिल हो सकती है कि वो 50% टैक्स देने के बाद सर्वाइव कर सके या कोई ग्रोथ कर सके आगे अपनी? मुमकिन ही नहीं। ठीक है, तो अब इससे हुआ क्या, इस एक साल के दौरान जो है, जब ये पॉलिसी चेंज हुई, तो एक बेचैनी सी हो गई इंडस्ट्री के अंदर कि जी हम हाउ टू सर्वाइव, बिकॉज विद सच अ हाई टैक्स रेट। पहले हमारी खाली एक चैलेंज था, मेन वो था इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो दूसरा चैलेंज आया है हाई टैक्सेशन का, देन व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग वी वांट टू एक्सपोर्ट अवर टैक्सेस। तो अगर हम अपनी हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को भी नहीं इतना कम कर सक रहे और ऊपर से हम टैक्सेस भी डबल कर देंगे, तो ये एक आप समझे एक बहुत पेचीदा सिचुएशन हो गई है एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसमें हमने कई दफ़ा बजट प्रपोजल्स के अंदर भी हमने ये बात की है और हमने इस बात को कोशिश की है आगे पहुंचाने की अरबाब इख्तियार तक कि इस पॉलिसी को जो है वो रिवाइव किया जाए, ताकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपनी मार्केटिंग पे, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, मैं जब एक्सपोर्टर कहता हूँ तो आई मीन ऑल इंडस्ट्री, एनी एक्सपोर्टर जो है वो अपनी तवज्जो दे सके अपनी मार्केटिंग पे, अपनी प्रोडक्शंस पे, अपने कामों पे, अपनी मार्केट गेन करने पे दुनिया में, ना कि वो टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने में और इन कामों के अंदर जो है। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बड़े दूरदराज इफेक्ट होंगे, और अगर ये वापस रिवाइव कर ली जाती है एज पर प्रपोजल्स, तो ये बड़ा अच्छा, आप कह लें कि एक बिजनेस कम्युनिटी की एक अच्छा एक साइन होगा। मतलब ये तो आपके होप है ना, उम्मीद है क्या होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बात तो ये होती है कि आपके, मैंने पूछा था कि एक्सपोर्ट के जी कि टावल कितना आपके बढ़ा, क्या एक्सपोर्ट बढ़ी है उसके अंदर या डिक्लाइन हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। टावल इंडस्ट्री तकरीबन $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही है एज अ सेक्टर, एज अ कंट्री, और जो हमारी मेन एक्सपोर्ट है वो इस वक्त ईयू को है। मोर देन 50% एक्सपोर्ट इज टू ईयू, एंड देन उसके बाद अराउंड 38% जो है उस पर जीएसटी प्लस का भी फायदा हो रहा होगा आपको? वो है इसमें डेफिनेटली हमारी जो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो एक्सपोर्ट जो बढ़ी है ईयू को, वो उसमें जीएसटी प्लस का डेफिनेटली हाथ है। अच्छा, यूएस अराउंड 32%, 38% है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो बीइंग अ मीडियम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री, टावर इंडस्ट्री इज अ मीडियम वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री, तो उसमें हमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो कंट्रोल रखना, compete करना, वो और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे पास मार्जिन भी और भी कम है, मतलब और इंडस्ट्री और वैल्यू एडिशन के मुकाबले में जो है। तो हमारी हमेशा यही इसमें आप कह लें कि एक सजेशन होती है कि इलेक्ट्रिक, टैक्सेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो नॉर्म हमारी है, जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट रेट भी आते हैं, उसको उस मुताबिकत में रखा है। हमें आप कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी ना दें, मगर हमें उस लेवल में रखें मुताबिकत में जो बाकी हमारे कंपटीटर के साथ है।
जी शरीफ साहब, इस वक्त जो ये इन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की, इंटरेस्ट रेट मुनासिब है हमारे पास अभी, या इसमें कमी होनी चाहिए? देखिए कहीं भी पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्टर्स को तो स्पेशल रेट मिलता है। अगर आप सिंगापुर की इस वक्त बात करें तो आप पर एनम 2% 3% पे सिंगापुर फाइनेंस कर रहा है एक्सपोर्टर्स के लिए। और सिंगापुर खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, बेसिकली ट्रेड बेस्ड कंट्री है ना। सिंगापुर को देख लें तो दुनिया में कहीं भी, बल्कि पाकिस्तान में भी जब तो मुझे 2003 तक तो जो है 3% 4% होता था एक्सपोर्ट के लिए आपको फाइनेंस। लेकिन अब पिछली गवर्नमेंट जो तबाही मचा के गई है 22% 24% तक जो लेकर गई, तो उसकी वजह से जो है वो भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा। क्यों? देखिए इंडस्ट्री और कोई बड़ा काम बगैर बैंक की इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी तो आपके पास कम होगी ना, 11-12% है आपके पास, तो मेरा ख्याल है कि देखिए 10% टोटल आपका जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन रखा जाता है। आप 11% अगर इस पर चले जाएंगे इंटरेस्ट पे, तो आप किस तरीके से सर्वाइव कर, दुनिया में आप नहीं कर सकते कहीं भी। आप दुनिया में आप देख लेना 6% 7% मैक्सिमम है, तो आपको जहां तक लाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है कि अमेरिका साहब का तजारती टैरिफ के हवाले से गुफ्तगू शुनीद हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ आपके के अपने कुछ बवाक़े बढ़ने की चांसेस हैं? अमेरिका वाहिद कंट्री है जहां पे आपको लॉस नहीं है, लेकिन अब एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा है, इम्पोर्ट अमेरिका से कम है। लेकिन शायद अब तो नहीं होगी, अब तो आप जो है उसको लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बातचीत तो चल रही है और मुझे लग रहा है, क्योंकि कल भी मेरी जाम कमाल साहब से जो बात हो रही थी, क्योंकि हमसे भी फिगर लिया है इन्होंने जो हम वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो अभी कोई ना कोई मतलब होपफुल हैं आपके? मुझे उम्मीद है जो बजट के बाद ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। जो कल बात हुई है, क्योंकि कल मैं भी वहाँ मौजूद था, तो वहाँ पे हमें लगा है कि वहाँ पे टैरिफ में कुछ ना कुछ फर्क आया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच भी बड़ी ज़बरदस्त थी। कल आप देखें जो उन्होंने वहाँ पे यूएस एम्बेसी में जो स्पीच की है, उसमें भी इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के ऊपर जो नज़रसानी होगी में कोई इतना बड़ा, तो आप चाहते हैं कि टैरिफ जो बेहतर हो जाए अभी टैरिफ, इसलिए कि आप जो वो कह रहे हैं कि वन साइडेड है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट कम है, अब वो नहीं होगा, अब वो तकरीबन 19-20 का फर्क रहेगा। टैरिफ तो उनका जो भरा है वो सिर्फ पाकिस्तान पे तो नहीं भरा ना, वो चाइना पे सबसे ज्यादा। आपके पास तो ये था ना कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम थी ना, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है। अब देखें क्या पॉलिसी होती है क्या नहीं होता। अब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं, तो उससे आपकी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी इंडस्ट्री पे फर्क तो पड़ेगा ही। अगर हमारी अपना एक्सपोर्ट कम होती है और वहां से आपको जो है इंपोर्ट के ऑर्डर्स कम मिलते हैं, तो फर्क तो पड़ेगा। अब तो ये डिपेंड करता है कि उनकी टैरिफ जो है वो बांग्लादेश के लिए उन्होंने क्या रखा है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर इस वक्त बांग्लादेश के बाद आपके पास एक और विंडो खुल गई है बांग्लादेश के हवाले से। देखिए हमारे पास तो बहुत विंडोज खुल गई हैं इस वक्त। ये वॉर के बाद तो आप पूरी दुनिया में इस वक्त आपके पास बहुत सी विंडोज खुली हुई है, बहुत से चैनल्स खुले हुए हैं, क्योंकि हमारी भी इंटरनेशनल मार्केट्स में बातचीत हो रही है तो हमारे पास तो इस वक्त मौका है। अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसी दे दे तो हम बहुत सी मार्केट्स को उस वक्त जो है हमारे लिए खुल सकती है। गुड। और खासतौर पर यूरोपियन मार्केट, रशियन मार्केट में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला है गवर्नमेंट की पॉलिसी का। जब तक वो देखिए मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे ना, वो पॉलिसी देते थे, वो ऑन दी स्पॉट जो है वहाँ पे डिसीजंस होते थे, ऑन दी स्पॉट एसआरओ इशू होते थे और सारे काम हो जाते थे। उसका अब आप 202004 को याद ना करें, लेकिन उसका खुमियाजा जो है अब्दुल्ला यूसुफ अभी तक कोर्टों में केसों की जरूरत में भुगत रहा है। हाँ, लोग अभी भी याद करते हैं उनको, अभी भी याद करते हैं। उन्होंने मुल्क की मैशियत के लिए काम किया। आपकी 7.8% पे जीडीपी करी हुई थी। आप देखें ना, आज आप दोबारा तो सोच भी नहीं सकते। देखा ना, सेल्फ असेसमेंट उन्होंने ही शुरू किया था, जो बिहार का जो सेल्फ असेसमेंट था, जो है रेवेन्यू भी वहाँ पे आपका 100% ऊपर गया था। आप उसको देखें ना, रेवेन्यू का आपका कितना परसेंट प्लस गया है। उसी वक्त ये आपका सर्वे फॉर्म वाले। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि आफ्टर जवार इंडिया पाकिस्तान की आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी ज्यादा खुली है। बिल्कुल। और अगर अमेरिका से आपका तजारती टैरिफ पे माहिदा तय पा जाता है, हो जाती है तो बहुत बेहतर हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। देखें हम सोयाबीन वहाँ से ले रहे हैं अमेरिका से, हम एलमंड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम जो है वहाँ से टिम्बर इंपोर्ट कर रहे हैं। एग्रो प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा बायर है। इस चीज को टिम्बर क्या आप अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं? टिम्बर हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे 500-600 कंटेनर जो है पर मंथ वो अमेरिका से आ रहा है। इस हालत में भी, जबकि आपका जो है इस वक्त फ्रेट ऊपर है। इस वक्त कनाडा हमें महंगा पड़ रहा है, हम कनाडा से नहीं कर रहे, हम यूरोप से ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट आपके पास एग्रो प्रोडक्ट, क्यों इंडिया अमेरिका को तो बहुत बड़ा फायदा है एग्रो प्रोडक्ट के अंदर। एलमंड की पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। तो इस वक्त चाहे दालें हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, अभी आपका दालों का जो यहाँ से वफ्द जा रहा है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने की है। यहाँ पे 25 लोग जो जा रहे हैं दालों के यहाँ से इंपोर्टर्स, उनका इंटरनेशनल टिकट से लेके डोमेस्टिक तो सारा उनको फायदा है ना, उनको फायदा है। तो इसलिए वो टैरिफ के ऊपर अगर इस वक्त आपकी गवर्नमेंट बात करे सही तरीके से, आपके नेशनल टैरिफ कमीशन साथ बैठे, आपके फाइनेंस साथ बैठे, साथ साथ इंपोर्टर्स और आप जो है एक्सपोर्टर्स को साथ बैठाएं, तो पॉलिसी आपकी बेहतरीन बन सकती है और आपकी पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त पायदार बनेगी। और साथ साथ हम भी अप्रोच कर सकते हैं अपने सप्लायर को, जो अपने गवर्नमेंट को
प्रेशराइज करेंगे कि इसमें टैरिफ में कुछ ना कुछ प्लस माइनस करें। तो मतलब ये है कि आप होपफुल हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ये- के जो उड़ान पाकिस्तान जो कामयाब होगा? देखिए, इस वक्त जो सिनेरियो है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैश करने की बात है। अगर ये कैश कर गए तो उड़ान पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, कुछ कह रहे थे सर आप बाबर भाई? जी, ये बात बिल्कुल बड़ी मुनासिब बात की है गुपरानी साहब ने कि इस वक्त उड़ान पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए आप कितनी बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं अमेरिका से और बाकी वर्ल्ड से भी। इस वक्त जो है पाकिस्तान की पोजीशन सबको पता चल गया है, सब दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बेहतर हुई है इस वॉर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी तो आपकी अपनी एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट, ये हमारी एक्सपोर्ट भी इंशाल्लाह बढ़ सकती है। टेक्सटाइल की बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद है अगर टैरिफ पे हम सही नेगोशिएशन कर लें। हमें वाक़तन बात ये थी कि उन्होंने एक्सपोर्टर्स को बुलाया था जब टैरिफ वॉर शुरू हुई, इम्पोर्टर को साथ बनाना चाहिए और उनसे ये बात तय करनी चाहिए थी कि भाई हम फलां चीज़ जहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर अमेरिका से इम्पोर्ट करें तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमें कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता तो हम उनसे वो चीज़ इम्पोर्ट करें जहाँ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो ये चाह रहा था कि वहाँ से पेट्रोल की इंपोर्ट करने की बातें कर रहे थे कि वहाँ से पेट्रोल हम $5 बिलियन ये जो कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ। हमें जो कहते हैं उनको $5 बिलियन का वो देना है कि वो हमसे $5 बिलियन की जो कहते हैं एक्सपोर्ट कर अच्छा, सकें। आप वो भी क्यों तस्करी क्यों नहीं कर रहे हैं कि $4 बिलियन हर साल जो है वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है? देखिए वो तो अलग है ना, तो लोन की सूरत में देता है। दे रहा है ना लोन, हाँ, तो आईएमएफ का भी तो लोन ही है ना यार। लोन है सब, आईएमएफ का तो लोन ही। हम तो कहते हैं कि export बढ़ेगी ना, लेकिन export आपको पता है बढ़ेगी तो कितना लोन कम होगा। इंडिया समेत दुनिया में कितना हंगामा है कि $40 बिलियन जो है आपको 10 साल के लिए वर्ल्ड बैंक ने देने का मतलब कि वादा कर लिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से आप समझिए कि एक बहुत ही अनोनी सी बात है कि आपको कोई $1 अरब नहीं दे रहा था और कहाँ आपको हर साल $4 अरब मिलेंगे। तो ये भी एक आपके अपनी जो इकोनॉमिक के लिए जो है ग्रो करने के लिए काफी नहीं है अच्छा क्या? है, मगर हमें देखिए अपने पैर पे खड़ा होना है, हमें कर्ज की मईशत पे से बचना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसे आप मेरे ख्याल में कर्ज सबसे ज्यादा कर्ज मखरूज मुल्क तो अमेरिका है। अमेरिका तो है, मगर अमेरिका डॉलर छाप के अपना काम पूरा कर सबसे लेता है। ज्यादा मखरूज मिल रहा है हमारे पास ये लिबर्टी नहीं है कि हम डॉलर छाप सकें। हाँ। तो अमेरिका तो अपने डॉलर छाप के जरा वो दुनिया को मैनिपुलेट कर रहा है। हाँ। मगर एक टाइम आएगा जाहिर उसके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा और हो रहा है, जब भी तो वो कहते हैं भाग रहे हैं पूरी दुनिया में। मगर ये कि हमें तो इस वक्त अपने आप को सस्टेन करना है कि हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद भी मेरे ख्याल में अगर आप लोगों ने अपने आप को ग्रो नहीं किया तो ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। देखिए ये डिपेंड करता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से नथी हैं। हमारी पॉलिसी कैसी है, हमारा कितना अपने ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स और सनअतकार से गवर्नमेंट का कितना लाइजन है और कितनी मजबूत हम पॉलिसी बनाते हैं। हम अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, हम कामयाब होंगे। मिलकर स्ट्रेटेजिकली अगर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। SIFC बनी, मेरा अपना जाती रहा है कि SIFC बनी तो इस मतलब ये कि आर्मी चीफ साहब जो है वो इस वक्त क़यादत कर रहे हैं इसको। तो मेरा अपना जाती रहा है कि बड़े मतलब कि अब तो फील्ड मार्शल साहब हैं, तो फील्ड मार्शल साहब तो चाहेंगे ना कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़े, तो आप लोग उनसे भी मदद मांगे ना। देखिए हम तो अपने हर फोरम पे अपनी बात कहते रहते हैं, लोगों को तो बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप कल को हुकूमत कहेगी कि मतलब कि चुगली ना करो। जी हम तो अपनी जी सही बात है, मगर हम हर फोरम पे अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। अब देखें कराची का जो हशर किया हुआ है आजकल, जो इतने अरसे से है, अगर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए तो यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बढ़ जाए। बहुत सारे फैक्टर जुड़े हुए हैं। मुझे अंदाजा हो रहा है कि आइंदा 10 साल के अंदर अब थोड़ा सा तब्दील हुई है, हुक्मरानों की ज़हनियत तब्दील हो रही है और 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। जी जुनीद भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपका एक सवाल था कि आर्म फोर्सेस के जो मतलब एक्सपोर्ट है उसमें क्या किरदार है कंट्री में, मतलब ये कि आपने एक सवाल भी दिया था मुझे कि रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस इन बिल्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट फॉर द कंट्री। जी बिल्कुल, ये बड़ा इस वक्त मौके के हिसाब से मुनासिब सवाल इसलिए भी है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी आर्म फोर्सेस ने जो अभी शो की है और जो इस वर्ल्ड वाइड हमारा जो आप कह लें जो नेकनामी पाकिस्तान की हुई हर सतह पे जो है तो वो बेमिसाल है। आई वुड से जहाँ तक आर्म फोर्सेस की स्पोर्ट में कंट्रीब्यूशन की बात है, मैं थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड शेयर करना चाहूँगा। पिछले चंद सालों में जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ थे दुनिया में वो अपनी फोर्सेस को अपनी फोर्सेस को स्ट्रेंथ करने के लिए दे वर लुकिंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न पावर्स, जिसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया ने 2022 में फ्रांस से डील की और उन्होंने कोई 42 राफेल्स परचेज किए $8 बिलियन के जो एग्रीमेंट किया उन्होंने, इसमें उनको 8 मिले अभी तक शायद। तो अब जब ये वाक़या हुआ और उन्होंने इसके साथ साथ यूएस के साथ भी कुछ उनकी डील चल रही थी फॉर और आज की इत्तला मैं आपको दे दूं इंडोनेशिया, आज की इत्तला दे दूं इंडोनेशिया ने राफेल को खरीदने का इरादा मुलतवी कर दिया। अब वो J-10C चाइना से देख रहे हैं,
F-15 अमेरिकन देख रहे हैं और राफेल, ये 3 उनके पास ऑप्शन है, लेकिन अब उन्होंने J-10C की तरफ देखना शुरू कर दिया है और F-15 की तरफ। मैं उसी जी। बात पे आ रहा था आपसे कि ये जो है, ये स्विच जो है, आप देखें ये स्विच जो आया है, ये इट इज लाइक ओवरनाइट, मतलब यो इट इज नॉट, दीस डिसीजंस आर नेवर इजी। ये पाकिस्तान के उन्होंने कई साल लगाए होंगे ये फैसले करने में, इसमें और सारा पाकिस्तान का हम लोग- किरदार है। तो और बाकायदा उन्होंने कोट किया है, उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर डिफेंस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कोट किया है एग्जाम्पल कि हम ये डिसीजन क्यों कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का जो अभी इंसिडेंट हुआ जी, उसके साथ बिल्कुल, जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक सो ये हम एक चीज दिखाता है ये कि द प्रोग्रेस विच हैज बीन मेड, हम जो बाय द आर्म फोर्सेस इन दिस आर्म एक्सपोर्ट्स एंड आर्म डेवलपमेंट, ये एक टेक्नोलॉजी। इसमें एक छोटा सा एक ज़मीनी सवाल ले लेंगे, मैं आपसे पूछूंगा तीन से कि ये डिफेंस सेक्टर में हमारा प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं इन्वॉल्व होता? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था आपसे कि ये जो टाइम कम है ना, इसलिए देखें- थोड़ा सा देखें, एक तो ये बात है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि जाहिर है जिनको थ्रू करना पड़ता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि नाउ इज द टाइम, बिकॉज एक चीज जो है अब एक आया हो गई है कि वेयर वी स्टैंड टेक्नोलॉजी की साइड पे, इवन आईटी की साइड पे, आईटी टेक्नोलॉजी एंड आर्म्स टेक्नोलॉजी, तो दिस इज एन ऑलरेडी अ लॉट ऑफ डील्स। एक्सपो अब हर साल आइडियाज होता है, बहुत ज़बरदस्त डील्स ऑलरेडी हो रही हैं। अजरबैजान के साथ हो चुकी है, इंडोनेशिया के साथ होने जा रही है, नाइजीरिया के साथ हो चुकी है, बहुत सारे आपके अरबियन कंट्रीज़ के साथ हो चुकी लेकिन हैं। अभी तक ये गवर्नमेंट सेक्टर में है। यस, तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कंक्लूजन में कहना चाहूंगा कि नाउ इज द टाइम दैट वी शुड टेक मोटिवेशन फ्रॉम दिस साइड एंड आल्सो हम इसको भी हम बिल्कुल, आपको डिफेंस सेक्टर में हमारा, इसलिए कि यूरोप में, अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर वी ही चलता है ना सारा। हैव दिस इन हाउस नाउ। जी शरीफ साहब, आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए पूरी दुनिया में जो है अपना जो फाइटर प्लेन भी है वो प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं, कहीं भी आर्मी नॉल नहीं। लेकिन हमारे यहाँ मतलब ये था, ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी की वजह से हर जगह खुद कफील होने के लिए पाक आर्मी को आगे आना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो कामयाब रहे। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को नहीं, वो कितना मौका देते हैं उसमें हमारी कुछ थोड़ी सी सियासी वजूहत भी थी। हाँ देखिए अब उसको हमारी सियासी पॉलिसी वजूहत क्या भी आती है उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर को कितना मौका दे, क्योंकि अब ये एक्सपेंड होगी ये फील्ड, ये बिल्कुल आपको पूरी दुनिया से ऑर्डर मिलेंगे और आपको प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें ये कितना चांस देते हैं तो उसको अवेल करना चाहिए। खासतौर पर हमारे इन्वेस्टर्स को इसमें जो बिल्कुल सोचना चाहिए, इनके साथ बैठ के जॉइंट वेंचर भी होता हो जो भी, तो उसमें भी ये काम में हमें आगे जाना चाहिए। एक बात आपने की है वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की जो अभी जो पेमेंट्स आ रही हैं वो आपको पता है वो सिर्फ प्रोविंसेस के लिए आ रही हैं। वो प्रोविंसेस के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। खासतौर पे पंजाब में कौन करेगा तरक्की? कौन करेगा? मुल्क करेगा। मुल्क करेगा। और अब देखें इसका फायदा पंजाब जितना उठा रहा है, चाहे वो सूबों को मिले। देखिए जितना पंजाब फायदा उठा रहा है, सिंध गवर्नमेंट अभी भी नहीं उठा पाई, जबकि मुराद अली शाह ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं हमारे सीएम ने, अभी तक हमारे वो रोड पे नजर नहीं आ रही वो फायदा। इसके बाद आपने एक बात की कि हमारे प्राइवेट सेक्टर अब तक क्यों इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। देखिए आरडी के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होता है, और कहीं भी गवर्नमेंट जो है आपकी चैम्बर्स और फेडरेशन पीसीसीआई के जो इदारे होते हैं या इंस्टीट्यूट होते हैं, एसोसिएशन को फंडिंग करती है और होती है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फुकदान इतना बड़ा है कि आज तक हम किसी किस्म के वैक्सीनेशन नहीं बना सके। हम पर आरडी के कोई लैब्स नहीं है ना, वैक्सीन नहीं बना सके यार। हर फील्ड की अपनी जबकि आपके यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी, आपकी साउथ एशिया में जो मेडिसिन है उसकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास R&D ना होने की वजह से आपकी मेडिसिन के लिए आपके पास श्रीलंका की मार्केट है, अफ्रीका की बहुत बड़ी मार्केट्स है, और अपने तौर पे तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही है। इस वक्त आपकी फार्मास्यूटिकल की कंपनीज जो है उन्होंने अपनी नई इंडस्ट्रीज जो है थाईलैंड में लगाई है। देखिए वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आप बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज चैम्बर्स बने हुए होते, जिस तरीके से आज आप पंजाब में देखें, जितना भी TDF में लोग एक्सपोर्टर्स जाते हैं, पंजाब का जितना बड़ा रोल होता है इतना आपको सिंध का रोल नजर नहीं आता, आपको बलुचिस्तान का रोल नजर नहीं आता है। आपका इतना एक्सपोर्टर, ये तो अगर इनकी हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, ये अपनी मदद आपके तक वहां तक पहुंची अच्छा, है। मजे की बात एक और भी कि अगर हौजरी है या टेक्सटाइल देखें तो उसमें से मेरे ख्याल पे 40 to 45% पंजाब की लोग ही हैं। जी नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा चैम्बर का रोल है हाँ? वहां की। एक्सपोर्ट तो जो कराची की ज़्यादा है, 54% एक्सपोर्ट है पूरे मुल्क के मुकाबले। वो आपकी बंदरगाह की वजह से। अगर आप टाउन नहीं, इंडस्ट्री की बात करें तो 80% पाकिस्तान की है। अगर आप टाउन इंडस्ट्री की बात करें तो 80% इज लोकल है। यस, लोकल है। कराची। बेडशीट भी आपकी लेकिन लोकल है। आपके जो एक्सपोर्ट का जो सबसे ज्यादा आता है, एक तो आपकी बंदरगाह यहाँ पे, दूसरा आप नहीं लोगों के वो अलग है, कपड़ा- मगर हमारा जो एक्सपोर्ट में शेयर है कराची का Manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग में, वो 34% है अच्छा टोटल एक्सपोर्ट में। जी। ठीक है, अभी पिंक सॉल्ट के लिए गवर्नमेंट जितनी कोशिशें कर रही है, अब इसमें भी आप देखें कि कराची का कोई भी आपको इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त नजर नहीं आ रहा है पिंक सॉल्ट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, ना मार्केटिंग करते हुए। इसी तरीके से अब वहाँ की जो लोकल चैम्बर्स हैं वो मैंडरिन के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँचा दिया उन्होंने। ठीक है, हम अगर आज आपके कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट चैम्बर्स बने होते, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ना था, थोड़ा वो तो असर आता। आज भी वो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो काम चैम्बर का करने का है वो आपका प्रेशर को भी आपका कोई और नहीं इदारा बना सकता, ना एसोसिएशन बना सकती है।
आपका क्यों वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के सामने साथ नहीं चलती? इसलिए कि आप पर्सनल ताल्लुकात बनाने के लिए वहाँ बैठे थे। वहाँ अगर सेक्रेटरी आया है आपका साले फारूकी, तो उसके आप पर्सनल दोस्त है। आज जवाद पॉल बैठा है, तो ये मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ कि आपके पर्सनल ताल्लुकात के हिसाब से वो कानून को जो है आगे पीछे करके उन चीज़ों को बाईपास किया जाता है, जिससे पाकिस्तानी मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। अगर यहाँ पे हम अपना चैम्बर्स में मैं एक जुमला कहता हूं, टाइम कम है मेरे पास, जैसे मैं एक जुमला कहता हूं, अगर सियासत ना हो तो मईशत भी नहीं होगी। जी बाबा साहब, आखिरी जुमला बता दीजिएगा कि आपके मुतालबात के हम प्रोग्राम को एंड कर रहे हैं। आखिरी हमारा मुतालबा तो यही है कि एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है जितनी भी, उसको जो है FTI में रखा जाए, फाइनल टैक्स रिजीम में रखा जाए। ठीक है, EFS स्कीम को चलते रहना चाहिए। एनर्जी प्राइसेस को रीजन के बराबर, इसमें गैस, बिजली और पानी तीनों चीज़ें शामिल हैं कि इसको जो है रीजन के मुताबिक इन प्राइसेस को लाया जाए ताकि हम कम्पीट कर सकें। कॉस्ट ऑफ डूइंग आपकी बेहतर हो सके। जी जुनेद साहब, बिल्कुल मैं भाई की बात से मुत्तफिक हूँ इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर, FTR, एनर्जी और EFS के ऊपर। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। दर हकीकत बात यह है, आपका प्रोग्राम का नाम भी ये है, मैं तो कह रहा हूँ दर हकीकत बात यह है कि हमें एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ पॉलिसीज को फॉलो करना है, चाहे वो कोई सेक्टर भी हो। इन शॉर्ट कि हमारी हर पॉलिसी बनाने से पहले हमने 3 चीजें देखनी है, आइदर इज एक्सपोर्ट ड्रिवन, आइदर स्टॉक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड, एंड आइदर इज कंसिस्टेंट। ठीक है जी शजी साहब, बस पॉलिसी सही बनाए और जो है लोगों को रिलीफ दें, लोग कारोबार की ये हर साल हम यही कहते हैं कि पॉलिसी सही बनाए, होता नहीं। मेरा कभी भी बयान चेंज नहीं होगा, वो हमेशा यही रहेगा। और मैं चाहूंगा कि मुल्क जो तरक्की करे, और तरक्की जब करेगा जब आपकी ओपन ट्रेड पॉलिसी होगी, इसके अलावा कोई और आपके पास रास्ता नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अब महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान उस पर जा रहा है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में नाज़रीन कि ये होप है, और मैं समझता हूं कि ये उम्मीद हमें अच्छी रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो हुकूमत जिस सिमत में चल रही है वो सिमत कुछ दुरुस्त भी है, और हमारे ताजिर और सनतकार भी ठीक है। मसाइल तो घरों में भी होते हैं और हुकूमत से भी उनकी शिकायतें होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल हमें हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस ममलकत पाकिस्तान की यकीन तौर पर जो है वो हमें तरक्की जो है नज़र आ रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है, और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक